स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। Today's the topic of our lecture is related with the matrix inverses, और the second topic of our lecture is related with the depreciation। एक तो हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना हो। बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ वी विल एबल टू मेक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इन टूडेज लेक्चर्स मैट्रिक्स इन्वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको हम देखेंगे हम कैसे करेंगे, उसको सोल्यूशन के मुताबिक सोल्व करके देखेंगे। द सेकंड इन व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस के अंदर। डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास किस तरह के मेथड है जिसको हम यूज करते हुए वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन मैथमेटिक्स एंड इन अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम ये देखेंगे मैट्रिसेस का और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन का। ओके, आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मैट्रिक्स होता है क्या है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। अ मैट्रिक्स कैन हैव एन इनवर्स ओनली इफ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे पहले आप मुझे असाइनमेंट दे चुके हैं रिलेटेड विद स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स उस वक्त पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट नॉट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स हैव इनवर्सेस। लेकिन तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम इनवर्स नहीं ले सकते। इसकी एग्जांपल हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्स -1 का मतलब है इनवर्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स ए वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ए और ए -1 मीन ए इनवर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास जो आंसर आए वो आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो क्या होता है 1 0 0 1। अगर वो आ जाए तो उसको मैं कहता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। दोबारा सुनिए, एक मैट्रिक्स का इनवर्स उस वक्त लिया जा सकता है जब वो नंबर 1 कंडीशन को मीट करता हो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नंबर 2 हर मैट्रिक्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सेस नहीं निकालता। तीसरी बात, अगर मैं ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई बैक करूं, ए इनवर्स मीन क्या होता है, इनवर्स किसे कहते हैं वो आगे आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं ए को एक इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके आइडेंटिटी के अंदर क्या आ रहा हो 1 0 0 1 मीन आइडेंटिटी जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अंदर 1 1 आ रहा हो, तो 1 0 0 1 मीन मैट्रिक्स ये होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये हमारे पास 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर ए बी सी डी है तो मुझे इसको फाइंड कैसे करना है। ए का इनवर्स मैं कैसे लूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद मैं क्या लूंगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे, इफ द डिटरमिनेंट इज 0, अगर डिटरमिनेंट अगर इसका 0 है तो उसको हम कहते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब 0 जवाब आ जाए, डिटरमिनेंट का क्या जवाब आ जाए 0, जब 0 जवाब आ जाए तो उसका इनवर्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसका फाइंड नहीं हो सकता, 0 से हम फाइंड नहीं कर सकते, और उसको हम कहते हैं इट्स एन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो अ मैट्रिक्स विद द डिटरमिनेंट ऑफ 0 हैज नो इनवर्स, उसका इनवर्स नहीं होता। इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स किसका होता है, नॉन सिंगुलर का, जिसका आंसर 0 में ना हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा हो गया, जिसका आंसर 0 आ गया, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा हो गया, जिसका आंसर 0 नहीं आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। 4 3 2 1। सबसे पहली बात मैंने चेक करना है इसका क्या लेके, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, 4 जो डायगोनल एलिमेंट है ये डायगोनल है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस फार्मूले का, भूल नहीं जाना, माइनस किसका है, फार्मूले का। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, माइनस 6, तो -2 आ गया हमारे पास क्या आंसर, किसका, डिटरमिनेंट का। तो हमारे पास ये है नॉन 0, 0 नहीं जवाब आया। अगर 0 आता तो हमने इसको इधर ही छोड़ देना था क्वेश्चन को। अब हमारे पास आंसर आया नॉन 0, तो जब नॉन 0 जवाब आ गया तो हम लिख सकते हैं कि द मैट्रिक्स एन एन इनवर्स। तो इसका इनवर्स मैं
निकाल सकता हूँ। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालने का फार्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लिया -1/2, ये तो आपका निकल आया 2, क्योंकि 1 नीचे डिवाइड होता है इसलिए इसको हमने -1/2 कर देते हैं, क्योंकि पहले होता है इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये देखें, ये मैट्रिक्स ए है, मैंने इसके डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देनी है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, 1 की जगह पर 4 चला जाएगा, 4 की जगह पर 1 आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये जो उसने निकाला है इनवर्स, यहाँ क्या आ गया, जहाँ 1 था वहाँ, जहाँ 4 था वहाँ 1 आ गया, और जहाँ 1 था वहाँ 4 आ गया, तो इनकी जगह होगी चेंज डायगोनल की, और बाकी जो 2 रह गए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखें, ये +3 था, ये +2 था। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज कट रही है आपकी, मैं कह रही हूं आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज कट रही है। तो दोबारा सुने, ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जब हम जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी जगह रिप्लेस कर दें, 4 और 1 की जगह ऊपर नीचे कर दें। ये देखें, 4 की जगह पर 1 आ गया और 1 की जगह पर 4 आ गया, और जो दूसरे नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, इनके साइन चेंज कर दे, इधर +3 इधर -3 हो गया और इधर -2 हो गया, तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ। और डिवाइड किसे करते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट -2, इसके नीचे चाहे लिख के डिवाइड करके लिख दें -2 या -1/2 लिख दें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिवाइड करके भी लिखेंगे -2 तो बात यही है। तो जवाब आ गया -1/2 -3/-2, तो माइनस माइनस से कट के क्या हो गया 3/2, और ये भी माइनस क्या आ गया 1 आ गया, और ये वाला क्या आ गया -2 आ गया। तो इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारा ये आंसर इस तरह आ गया, सोल्व होके आ गया। क्यों, ये -2 था, -2 से करेंगे तो माइनस माइनस से कट के 1 आ जाएगा। इसी तरह ये भी -4/-2 था, तो तो 4 2 1 2 2 2 4, तो -2 रह गया। आप बोले बेटा जी कोई क्वेश्चन आप बोल रही थी, कौन था जो बोल रहा था क्वेश्चन, बोले जल्दी से। अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटा बोले क्वेश्चन। सर मुझे समझ नहीं आया। मैं बेटा आपका आवाज नहीं आ रही, आप ऐसे करें, इसको टाइप करके लिख दें, चैट पे लिख दें, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो चैट पे लिख दें, कोई आपको कन्फ्यूजन आ रही है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, तो हमने ये क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट इज डिफाइंड, इसका इनवर्स निकाल दे। तो सबसे पहली बात हमने क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 4 × 1 आ गया और -2 × 3 आ गया, तो 4 1 -2 3, तो -2 आ गया, और इसकी जगह रिप्लेस करें, 1 की जगह पर 4 आ जाएगा, 4 की जगह पर 1 आ जाएगा, और -2 और -3 आ जाएगा, तो 1 की जगह पर 4 आ गया, 4 की जगह पर 1 आ गया, -2 और -1, तो इसको पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास सिंपलीफाई होके आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था सर 1/2 बता दे कहाँ से लिखा। ओके बेटा, हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम पहले जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे 9th 10th के अंदर, उसको आप मैंने कहा नीचे डिवाइड कर दें। क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये निकल आया 1 -3 -2 4, तो डिवाइड करके लिखते हैं हम क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आ गया -2, आप डायरेक्ट लिख दे -2, इसने इधर लिख दिया है क्योंकि नीचे ये जाके डिवाइड हो रहा है, तो उसने -1/2 लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे -2, तो वो भी बात वही है, -1/2 से डिवाइड होना है। आप ये स्टेप इसको खत्म करके 1 -3 -2 4 कर ले और डिवाइडेड बाय -2 कर दें, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो आप इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह कर दे, इसने जना इंटरनेशनल रूल के मुताबिक उसको बाइड कर दिया, -1/2 कर दिया, फर्क कोई भी नहीं है। ये एडजॉइंट ऑफ ए तो ये निकाला, डिवाइड किस पे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया -2, तो -2 अगर आप इसके नीचे लिख देते हैं तो बात तो वही हो गई ना, 1/-2, तो उसने पहले वो स्टेप निकाल दी। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके बेटा, तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज डिफाइंड। कहता है जनाब आप इसका मुझे मैट्रिक्स निकाल दे, 4 -3 -1/3 और -1/4। अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 को 1/4 के साथ की, तो 4 4 के साथ कैंसिल होके यहाँ क्या आ गया 1, और माइनस फार्मूले का, मैंने पहले कहा था इसके डिटर्मिनेंट का फार्मूले का माइनस, और -1/3 और -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस माइनस,
तो इसका जवाब भी क्या आ गया, ये कैंसिल होके क्या आ गया -1, प्लस आ गया +1 और माइनस से मल्टीप्लाई खाएगा तो -1, तो ये भी क्या आ गया 1, 1 - 1 0 हो गया। तो अब इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते? हमने पहले क्या चीज चेक करनी है, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे चेक करते हैं? पहले डायगोनल को देखें, 4 × 1/4, 4 4 से कैंसिल हो गया तो जवाब क्या आ गया 1, माइनस फार्मूले का। उसके अलावा -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 - 1, तो जवाब आ गया 0। तो इसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अगर एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, कहता है जी इसका इनवर्स निकाल ले, 3 - 2 3 और 2, तो पहले 3 × -2 तो -6, माइनस फार्मूले का 3 × 2 -6, तो ये क्या आ गया -12। तो हमारा फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ। एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह रिप्लेस करें, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। देखें यहाँ -2 आ गया और यहाँ 3 आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दें, या +2 है -2, या +3 है -3, तो डिवाइडेड बाय क्या -12 आ जाएगा। तो उसने -1/12 कर दिया, आप डिवाइड करके लिख दें, ये स्टेप छोड़ दें, इसको डिवाइडेड बाय लिख दें, -12 बात वही है। तो -2/-12 आ गया, तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/6। इसी तरह इसका भी माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/6। इसी तरह -3/12 करेंगे तो ये भी माइनस माइनस कैंसिल होके 1/4, और ये वाला 3 - 12 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस रह जाएगा, तो -1/4। तो ये आंसर हमारा इसका आ गया। You can use the inverse of a matrix, solve a solution of the equation. The process is similar by using the equation 5x = 20. अच्छा, दूसरा हमारे पास तरीका कार इसका है कि हम मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? ax = b और x = a इनवर्स b। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। अब हमें क्वेश्चन दे दिया ऐसे, उसने कहा जनाब द मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस, x + y = 8, 2x + y = 1। इसको मुझे कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो a बन गया 1, y की वैल्यू भी क्या है +1, उसके बाद ये 2 है तो इधर 2 आ गया, और ये भी खाली y है तो इसका मतलब 1y है, तो 1 आ गया। तो ये तो बन गया क्या a, तो x के साथ क्या बन गया x और y, ये वाला x और y तो आपने फाइंड करना है, और b क्या हो गया = से इधर वाला 8 और 1, तो ये 8 और 1 है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स भी हो गया। अब दोबारा सुनो, वो क्वेश्चन था सिंपल। अगर हमें क्वेश्चन दी जाए मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, हमें कहा जाए मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर सोल्व करके दे, इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपने पहले बनाना है ए कैसे बनाएंगे, 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, अगर 2 के साथ x के साथ 2 है तो 2, अगर y के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 1 2 1, और x y वैसे तो b के साथ क्या आ जाएगा 8 और 1, तो ये हमारा इक्वेशन बन गई, ये a बन गया, ये x बन गया, और ये b बन गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये सिर्फ याद रखें, हमारे पास होता है x = a इनवर्स b। इनवर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन एक और आ गई, 2x + 5y, तो a क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 5 और -3, देखें 2 5 5 और -3, तो ये बन गया क्या a, और x और y के साथ x, और b क्या बन गया 0 और 31। अब इस a का ले ले डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, -3 × 2 तो -6 आ गया, फार्मूला माइनस का, और 5 × 5 -25, तो -31 क्या आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसको हमने डिवाइड करना है, या -1/2 लिखना है। तो इसको हमने इस तरीके से क्या कर देना है, हमने डिवाइड कर देना है, या इसको -1/2 लिख देना है। तो हमने क्या लिया, हमने ये वैल्यू को कन्वर्ट किया पहले ए फॉर्म के अंदर। ए फॉर्म के अंदर क्या कैसे किया, ये 2 इधर आ गया, ये 5 + 5 का इधर आ गया, +5 ये इधर आ गया, और -3 आ गया, और हमने x और y तो फाइंड करना है, और b क्या आ गया 0 31, और मैं कैसे डिटरमिनेंट लूंगा -6 -25, आपको बता दिया मैंने डिटरमिनेंट लेने का मेथड। तो -6 -25 क्या आ गया -31। अगर ये 0 आता तो मैं क्वेश्चन को इधर ही छोड़ देता, लेकिन ये नॉन सिंगुलर आ गया, -31 आ गया, तो इसका मतलब मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ। आप देखिए a का इनवर्स तो मैंने ले लिया, क्या एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट मैंने निकाली, एडजॉइंट कैसे निकालूंगा, ये डायगोनल एलिमेंट वालों की जगह चेंज करूं, या -3 2 है, 2 की जगह पर -3 चला जाएगा, -3 की जगह पर 2 आ जाएगा, ये देखिए -3 ये आ गया और 2 ये आ गया, और इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -5 आ गया, ये भी -5 आ गया। अब इसको डिवाइड करें,
जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल होकर 3/31 आ जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 5/31 आ जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस में 5/31 आ जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, तो एक साइन रह जाएगा माइनस का, -2/31। तो ये मेरा जवाब निकल आया। अब x किसके बराबर था? आपने मुझे बताया था कि x बराबर होता है a इनवर्स b। तो a का इनवर्स तो मैं निकाल चुका। इनवर्स कैसे निकाला? एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए लेके। तो देखिए 3/31, 5/31, 5/31 -2/31, और b मेरे पास क्या आ गया? 0/31। वो आप पहले निकाल चुके हैं, मैं एक दफा आपको फिर दिखा दूं। ये देखें, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 0 और 31, तो इसको मैंने वैसे ही b की फॉर्म में निकाल दिया। अब इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है? 3/31 मल्टीप्लाई बाय 0, 5/31 मल्टीप्लाई बाय 31। तो जब 5/31 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये रह जाएगा ये। तो ये इसी तरह 5/31 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ जाएगा 0, -2/31 मल्टीप्लाई बाय 31, 31 से कैंसिल हो जाएगा तो -2 रह जाएगा। तो 0 तो 0 रह गया, तो ये रह गया 5 और -2। तो हमारे पास x का जवाब क्या आ गया? 5, और y का जवाब क्या आ गया? -2। तो जब क्वेश्चन दी जाए हमें इस फॉर्म के अंदर, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं? इस मेथड के तहत कि हम a की वैल्यू, फिर x, फिर b, और इसका फार्मूला क्या होता है? x = a इनवर्स b। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं a का? एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a। अब हम सबसे पहली बात डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, और माइनस फार्मूले का, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 -25। तो -31 हमारे पास क्या आ गया? डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं? डायगोनल एलिमेंट के हम क्या करते हैं? जगह चेंज करते हैं। जब -3 है इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, जब 2 है वो -3 चला जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये 5 और 5, इनकी हम क्या चेंज कर देंगे? हम इनके साथ साइन चेंज कर देंगे। जहाँ +5 है वहाँ -5, यहाँ भी -5, और इसको हम आपस में सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 5 - 2। तो x का जवाब आ गया 5 और y का जवाब आ गया -2। तो ये तो हमारा रिलेट करता था टोटल टॉपिक रिलेटेड विद द इनवर्स। एनी कंफ्यूजन इन द इनवर्स? इनवर्स के अंदर कोई मसला किसी? ओके ओके बेटा, अगला टॉपिक हमारा आपसे चैप्टर से रिलेटेड है डेप्रिसिएशन एंड इट मेथड। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और कौन से मेथड के तहत हम डेप्रिसिएशन को यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, आपको पता है किसी चीज की वैल्यू को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, कोई भी एसिड की वैल्यू कम होना ग्रेजुअली, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? एलोकेटिंग करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? वो हम मेथड आगे पढ़ेंगे, कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करना है, उसके डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहली बात, हम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, डिक्लाइनिंग मेथड को यूज करते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट को यूज करते हैं, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं। अब वजूहात क्या डेप्रिसिएशन की? वियर एंड टियर। आपको ये एसिड लेके आते हैं, उसकी अपने आप ही वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हम उसको डिसयूज करेंगे तो वो भी डेप्रिसिएशन के अंदर चली जाएगी। हम उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, वो भी वक्त के साथ साथ खराब होना शुरू हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। हम चेंज करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, आप प्रोसीजर को बदल लेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन यूज हो जाएगी। रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, प्रोडक्शन को रोक देंगे, यूज ही नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन यूज हो जाएगी। रिड्यूस डिमांड, किसी चीज की डिमांड कम होगी लेकिन उसकी वैल्यू तो एसिड की कम हो रही है। अगर आपके पास घर में कोई भी एसिड है, आप उसको यूज नहीं करते, तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो हमने ये सारी चीजों को डिस्कस करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। डेप्रिसिएशन एट इक्वल रेट थ्रू आउट दी लाइफ। जब हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे करते हैं तो हमेशा के लिए डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। डेप्रिसिएट एक इक्वल रेट से हो रही है, तो उसमें रेट का फर्क नहीं आ रहा होता। अगले मेथड्स के अंदर क्या हो रहा होगा? रेट के अंदर फर्क आ रहा होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। On Jan 2011, a company purchased a equipment at a cost of ₹140,000। 1,40,000 का कंपनी ने एक इक्विपमेंट खरीदा, एक औजार खरीदा, एक आला खरीदा, एक कोई चीज खरीदी जिसकी लाइफ क्या थी? 5 साल। और एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5वें साल के अंदर उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? 20,000 की। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 2011 एंड 2012। आप डेप्रिसिएशन बता दें मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए। ओके, तो सबसे पहली बात, हमें कॉस्ट कितनी दी गई? 1,40,000 की। सैलरी वैल्यू क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू 20,000। लाइफ क्या थी?
5। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन का मेथड क्या हुआ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल या डिवाइडेड बाय या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल वैल्यू। तो आपको 1,40,000 तो दे दिया गया उसकी क्या कॉस्ट, और बता भी दिया गया सैलरी वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू क्या थी 20,000। तो 1,40,000 माइनस 20,000 और यूजफुल लाइफ क्या रही, उसने कहा जी 5 साल डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 24,000। तो डेप्रिसिएशन 2011 के लिए कितनी होगी 24,000। तो लाजमी बात है हमारे पास, हमने कहा था व्हेन वी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एट इक्वल रेट थ्रू आउट द लाइफ, तो डेप्रिसिएशन हमेशा इक्वल रहेगी। तो 2011 की हमारे क्या होगी 24,000। 2012 के अंदर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, वो भी वही है 1,40,000 कॉस्ट माइनस 20,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय 5, इसका जवाब भी 24,000 आ गया। तो जब मर्जी आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे मेथड करेंगे तो आपको मैंने बताया कि वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सेम वैल्यू आ गई। डन, यहां तक तो मेथड हो गया स्ट्रेट लाइन का। दूसरा हमारा मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये क्या कहता है, कहता है डेप्रिसिएशन कहते हैं हम किसको, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। हमने डेप्रिसिएशन एक रेट डिफाइन किया होता है और उसकी बुक वैल्यू बताई होती है, एसिड की बुक वैल्यू ये है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। अब बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट के अंदर हम तमाम डेप्रिसिएशन को क्यूमुलेटेड में इकट्ठा कर देना, डेप्रिसिएशन को तमाम के इकट्ठा करेंगे तो वो हम क्यूमुलेटेड कर देंगे। कैसे, लेट्स सी द इलस्ट्रेशन। ऑन जैन 2011 अ कंपनी परचेज इक्विपमेंट, 2011 के अंदर कंपनी ने एक इक्विपमेंट को खरीदा एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,40,000, 1,40,000 का, और उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 ईयर। द डेप्रिसिएशन रेट इज 20%। डेप्रिसिएशन रेट कितना था 20%। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, आप कैलकुलेट कर दे डेप्रिसिएशन 2011 से लेकर 2015 से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए। आल्सो कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू, और हमें कैलकुलेट करके दे दें क्या चीज, स्क्रैप वैल्यू किसकी, इक्विपमेंट की, एट द एंड ऑफ 2015। 2015 के एंड के अंदर बता दें कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी। तो पहले तो डेप्रिसिएशन 2011 से 15 तक मालूम कर लें, और 2000 जब 15 पे चले जाएं तो हमें ये भी कैलकुलेट बता दें कि स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी। तो लेट्स सी द एग्जांपल। हमने कहा था डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है बेटा, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। उसके बाद हम बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपको बुक वैल्यू तो उसने पहले क्वेश्चन में दे दी, क्या खुद ही बता दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी ने परचेज किया कितने पे, 1,40,000। तो 1,40,000 तो हर दफा क्या आ गई, ये आ गई बुक वैल्यू। 1,40,000 2011 में बुक वैल्यू है, और हमने कितनी परसेंटेज दी थी उसने हमें कैलकुलेट करने की, 20%। तो 1,40,000 का 20% लोगे तो पहले साल 2011 में डेप्रिसिएशन क्या आ गई, 28,000 की, 28,000 की। अच्छा 2012 के अंदर 1,40,000 माइनस ये वाला 28,000, क्या आ गया, ये वाला 28,000, तो क्या आ गया 1,12,000। अब 1,12,000 का 20% ले लें तो क्या आ गया 22,400। अब ये वाला 1,12,000 इधर आ गया 2013 में, माइनस जो कैलकुलेट की थी वैल्यू, तो क्या आ गया 22,400। तो ये आ गया 89,600। तो 89,600 का 20% ले ले तो क्या आ गया 17,920। तो 89,600 ये वाली बुक वैल्यू अब, और माइनस 17,920, तो जवाब क्या आ गया 71,680। तो 71,680 का 20% ले ले तो आ गया 14,336। तो 71,680 माइनस 14,336 आ गया, तो ये आ गया 57,344। इसका 20% ले ले तो आ गया 11,469। तो हमने बेसिकली किया क्या, 2011 के अंदर हमने एक वैल्यू ली थी, हमने उसका डायरेक्ट 20% ले लिया तो जवाब निकाल लिया। उसके बाद जो हमारी बुक वैल्यू पहले आई थी 1,40,000, उसमें से वो जवाब को माइनस कर दिया 28,000 को, और जो जवाब आया उसका 20% ले लिया। फिर 1,12,000 बुक वैल्यू रहेगी, इसमें से जो आंसर आया 2012 में डेप्रिसिएशन का 22,400, इसको माइनस कर दिया, और जो जवाब आया उसका 20% ले लिया, तो आ गया 17,920। तो जो हमारे पास बुक वैल्यू 2013 में आई थी वो 89,600 थी, वो ले ली और माइनस कर दिया 17,920। तो जो जवाब आया हमने उसका 20% ले लिया, तो वो आ गया 14,336। तो 14,000 जो हमारे पास बुक वैल्यू थी 2014 में से, उसमें से माइनस किया 14,336। तो हमारे पास जो जवाब आया उसका 20% ले लिया, तो आ गया 11,469। तो आप हर साल देखें ये मेथड होता है डिमिनिशिंग मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले 28,000 थी, 22,400 होगी, 17 होगी, 14 होगी, 11 होगी, तो हर साल कम आ रही है हमारे पास डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रही है।
तो पहला तो उसका क्वेश्चन ये था कि हमें 5 साल की डेप्रिसिएशन निकाल दें, तो हमने निकाल दी 5 ईयर की डेप्रिसिएशन 11 से लेकर 15। उसके बाद उसने अब मुझे कहा था कि एंड पे मुझे ये भी बताएं कि स्क्रैप वैल्यू कैसे रहेगी। तो बड़ा आसान तरीका है, 2015 के अंदर जो हमारे पास आंसर आया माइनस करके वो मैंने लिख दिया 57,344, उसमें से माइनस कर दिया 20% लेके 11,469। तो आखिरी साल के अंदर जो मेरे पास बुक वैल्यू होगी वो लिख दी 57,344 और माइनस जो 20% लेके मैंने डेप्रिसिएशन निकाली होगी 11,469, इसको माइनस किया तो 45,675 मेरे पास स्क्रैप वैल्यू आ गई उस प्रोडक्ट की। तो दिस इज द सेकंड मेथड। पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन, दूसरा था रिड्यूसिंग मेथड। अब तीसरा मेथड हमारे पास क्या कहता है, जो तीसरा मेथड के अंदर अगर हम इसको यूज करें, ओके, तो एक क्वेश्चन आया कि अगर हमारे पास अगर जो है किस चीज की बुक वैल्यू ना दी गई हो, तो बेटा बुक वैल्यू हमें गिवन होगी। अगर बुक वैल्यू नहीं दी होगी तो हमें बता दिया जाएगा कि जनाब ये बुक वैल्यू आपको कॉस्ट दे दी जाएगी। आपको बताया जाएगी टोटल जो कॉस्ट है वो 5 लाख है और उसका क्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो जनाब 4 लाख है। तो आप 5 लाख में से 4 लाख को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी पहले साल की। उसके बाद जब आप इधर लिख लेंगे तो वो प्रोसीजर ऐसे चलता जाएगा, 1 लाख का 20% लेके इधर जवाब आ जाएगा, उसके बाद वो ऐसे ही नीचे चलता जाएगा सारे जवाब। तो अभी तो अगर ना दी जाए तो आपको कॉस्ट तो दी होगी, कॉस्ट के साथ आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी होगी, तो आपने उस तरह फिर फाइंड कर लेना है। और अगर आपको वैसे ही बता दी जाए बुक वैल्यू, फिर आपने इस तरह डायरेक्ट फाइंड कर। ओके ओके, तीसरा मेथड था हमारे पास सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज पॉपुलर इन द यूएसए बट नॉट कॉमन इन द यूके, इट प्रोवाइड फॉर हायर डेप्रिसिएशन चार्ज। अब इसके अंदर क्या होता है, गिवन एन एसिड कॉस्टिंग रुपीज 3,000, 3,000 का एसिड है, विच विल बी द यूजफुल ऑफ 5 ईयर, जिसकी 5 साल यूजफुल लाइफ है। द कैलकुलेशन जो है वो परचेज ऑफ द एसिड लास्ट फॉर, जो लास्ट 5 ईयर की कॉस्ट है वो दे दी गई, जो 5 ईयर की है। उसके बाद फ्रॉम द सेकंड ईयर द एसिड विल बी 4 ईयर आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। तो आपने 5 से लेकर 4, 3, 2, 1 5 साल दिया है। तो पहले इसको 5 के बाद आपने खुद ही 4 अज्यूम करना है, 3 अज्यूम करना है, 2 करना है और 1 करना है। तो इन सबको जमा कर देना है, इसको कहते हैं सम ऑफ डिजिट मेथड। तो जमा करेंगे तो 5 या 9, 9 और 1 10, तो 13, 15, तो टोटल क्या आ गया 15। अगर आपको इधर 8 दिया होता तो 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और उन सबको आप जमा कर देते तो वो क्या बन जाता, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तो अभी 5 साल दिया तो 5 से आपने नीचे ले आना है, 5, 4, 3, 2, 1 और इन सबको जमा करना तो 15 आ जाएगा। अगर 6 साल होता तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ जाता, उन सबको जमा कर देते आप। तो अब सम ऑफ द ईयर क्या आ गया 15। तो मुझे क्या पहले साल मैंने क्या करना है, पहले साल के 15, 5 डिवाइडेड बाई 15, पहले साल 5वां साल है और टोटल मेरे पास जवाब सम ऑफ डिजिट का क्या आया 15। तो 5 को 15 पे चार्ज किया और 3,000 इसकी क्या थी, वो वैल्यू दी गई थी हमें। 3,000 वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 डिवाइडेड बाई 15 के साथ, तो पहला जवाब आ गया 1000। अब दूसरे के अंदर देखें 4 डिवाइडेड बाई 15 को किसके साथ 3,000 के बाद, तो जवाब आ गया 800। तो पहले साल 1000, दूसरे साल 800, तीसरे साल 3 को 15 पे डिवाइड किया तो 600, फिर 2 को 15 पे डिवाइड किया तो 400, फिर 1 को 15 पे डिवाइड किया तो 200। तो अब इन सब का जवाब देखे वही आ गया जो उसने बताया था, गिवन एन एसिड कॉस्टिंग, उसकी कॉस्टिंग इतनी थी, 5 ईयर कैलकुलेशन करनी थी परचेज ऑफ द एसिड। आपने बताना था जनाब इसको कैसे परचेज किया जाए। तो अगर आप पहले साल के अंदर ये 1000 आता है, इसको डिवाइड करके दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में, तो दोबारा हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3,000 की वैल्यू आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ द एसिड। तो ये हमारे पास जवाब था कौन सा, सम ऑफ द डिजिट मेथड, जिसके अंदर हमने तमाम सालों को जमा करना है। जमा करने के बाद जो वैल्यू साल दिए हैं, जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड करना है। पहले साल 5 साल थे टोटल और डिवाइड किस पे करना था, सम ऑफ डिजिट 15 था और 3,000 हमें दिया हुआ था चार्ज करने के लिए, तो वो कर दिया। फिर 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। तो ये हमारे पास जवाब जो निकल आया वो क्या निकल आया, हमारे पास जवाब निकल आया, इसको कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो चौथा मेथड हमारे पास सिंपल मेथड है जो हम पहले कर चुके हैं सारे, अब उसको आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास जो अगला मेथड है वो है यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। अगर हमने किसी की आउटपुट मालूम करनी है, किसी बंदे की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो our depreciation procedure used for properly that is not in continuous use. The unit of the production method is useful when the property value is more closely related to the number of unit. जब हमारे पास जवाब नंबर ऑफ यूनिट के अंदर आएगा या हमें बताया जाएगा आउटपुट हमारी ये है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। उसमें हमें बताया होगा हमने इतने नंबर ऑफ यूनिट इतने प्रोड्यूस किए हैं
और नंबर ऑफ यूनिट कितनी लाइफ है। तो कॉस्ट कितनी देगी प्रोडक्ट की, हमें कॉस्ट दी जाएगी और उसके अंदर हमें एक स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी। तो हमने नंबर ऑफ यूनिट जितने प्रोड्यूस किए, मतलब 500 प्रोड्यूस किए तो 500, 5 साल के लिए किए तो डिवाइडेड बाय 5, और प्रोडक्ट की कॉस्ट 4 लाख है तो 4, और उसकी स्क्रैप वैल्यू 1.5 लाख है तो वो निकाल के हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे। तो सिंपल है, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, आपने सिर्फ फार्मूला के अंदर इसको पुट करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, हमारे पास जवाब निकल आएगा यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड का। इसी तरह सेम मेथड हमारे पास आ गया मशीन और मेथड। मशीन और मेथड में क्या फर्क है, इसके अंदर हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन रेट कैसे मालूम करते हैं, इसके अंदर हम ये लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की क्या है बता दी जाती है, इतनी कॉस्ट है, उसके अंदर से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इन ऑर्डर, कितनी एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन की घंटों के अंदर वो दी होती है, उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन यू कैन डिस्कस विद मी। तो हमारा जो आज का चैप्टर रिलेट कर रहा था 2 टॉपिक से, एक हमारा जो टॉपिक था वो था मैट्रिक्स का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो रिलेट कर रहा था किस चीज़ से, वो हमारा रिलेट कर रहा था इस चीज़ से के ऊपर के जनाब कि हमने इस तरह फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों चीज़ें हमने जो है वो